एक समय की बात है। नदी किनारे ललनपुर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। गांव के सभी लोग हंसी खुशी रहते थे। नदी के ठीक सामने राजा का महल था, जो बहुत ही आलीशान था। राजा के दो सलाहकार थे, मंत्री जी और संतरी जी। मंत्री जी काफी बुद्धिमान थे और संतरी जी हमेशा से ही मंत्री की चालाकी और सूझबूझ से जलते थे। एक बार सभा में राजा और सभी दरबारी बैठे थे। बहुत दिन हो गए, कुछ रोमांचक नहीं किया गया। क्यों ना हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करें? हाँ जरूर जरूर महाराज। क्यों ना हम नींबू चम्मच और बोरा कूद प्रतियोगिता का आयोजन करें? नहीं, प्रतियोगिता ऐसी होनी चाहिए कि जो कोई आसानी से पूरी ना कर सके। आप ही बताइए महाराज, अगर आपके ख्याल में कुछ हो तो। जो कोई भी महल के सामने वाली नदी के ठंडे पानी में इस भयानक ठंडी की रात में एक रात खड़ा रहेगा, उसको ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। लेकिन महाराज, यह तो बहुत कठिन काम है। वैसे भी ठंडी का मौसम चल रहा है और ऐसे समय में नदी में रात बिताना बहुत ही मुश्किल काम है। भला कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? पर महाराज, अगर प्रतियोगिता मुश्किल ना हो तो उसका मजा कैसा? सही कहा ना महाराज? जी बिल्कुल। नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि हमने इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया है। सुनो सुनो सुनो, लल्लनपुर के सभी गांववासी को ये सूचित किया जाता है, महाराज ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। जो कोई भी व्यक्ति इस सर्दी में ठंडे पानी में एक रात खड़ा रहेगा, उसे महाराज खूब सारा इनाम देंगे। जो कोई भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता हो, वह अपना नाम दर्ज करा सकता है। धन्यवाद। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है ना, ढेर सारा पैसे कमाने का। लेकिन भला इस ठंडी में कौन अपनी जान जोखिम में डाले? रात में तो खूब ठंडी पड़ती है और उसमें भी नदी में खड़ा रहना है। यह तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ भैया, वो तो है, लेकिन ढेर सारा इनाम भी तो है। आखिर तुम तो जानते ही हो, बिना जोखिम उठाए ढेर सारा धन तो कमाया नहीं जा सकता ना। हाँ भैया, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम जाने वाले हो क्या? लिखवा दिया अपना नाम? नहीं भैया, मुझे तो काम है। हाँ, अगर तुम्हें लिखवाना है तो तुम लिखवा लो। क्यों, निकल गई ना हवा? अब तुम्हें जो समझना है समझो। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। इस तरह से गांव के कुछ लोगों ने इस प्रतियोगिता में नाम लिखवाया। बारी बारी से कई लोग नदी में खड़े होने लगे, लेकिन कोई भी पूरी रात नदी में नहीं गुजार सका। इसी गांव में एक गरीब धोबी रहता था। वह कपड़े धोकर अपने परिवार का गुजर बसर करता था। एक दिन रामू धोबी अपनी पुत्री से कहता है, इस तरह से तो हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। पिताजी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जो भी कमाई होती है उसमें सिर्फ घर खर्च ही चल पाता है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ, जिसके लिए पैसे लगेंगे। यह सब मेरी इस कमाई से तो नहीं हो पाएगा। मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं राजा की उस प्रतियोगिता में हिस्सा लूं। पिताजी, वह बहुत ही कठिन है। मैंने सुना है कई लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है, लेकिन कोई भी उस प्रतियोगिता को जीत नहीं पाया है और इसमें जान का भी जोखिम है। आप रहने दीजिए, जैसा चल रहा है वह ठीक ही है। तुम चिंता ना करो, भोलेनाथ जो हमारे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं कल ही जाता हूँ। देखो रामू, यह आसान नहीं है। तुम तो जानते ही हो ना, कई लोग कोशिश कर चुके हैं पर कोई कामयाब नहीं हुआ। और हाँ, इसमें जान का भी जोखिम है। हाँ, मैं जानता हूँ और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी हूँ। दूसरे दिन रामू पूरी रात नदी के ठंडे पानी में ठिठुरता हुआ खड़ा रहता है और प्रतियोगिता जीत जाता है। दूसरे दिन राज दरबार में, बधाई हो रामू, तुमने वो कर दिखाया जो अब तक किसी ने नहीं किया। तुम्हें ढेर सारे पुरस्कार दिए जाएंगे। फिर भी मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ये कारनामा किया कैसे? भला इतनी ठंड में कोई कैसे नदी के पानी में खड़ा रह सकता है? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो, कोई तरकीब तो नहीं?
नहीं महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो भगवान भोलेनाथ के भरोसे पानी में खड़ा था और आपकी महल में जो रोशनी जल रही थी उसी को देखकर मैंने पूरी रात नदी के पानी में काट ली। मतलब तुम महल की रोशनी से गर्मी ले रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? महाराज, इसने धोखेबाजी की है। यह महल की रोशनी से गर्मी ले रहा था और उसकी वजह से ही उसने यह प्रतियोगिता जीती है। यह पुरस्कार का अधिकारी नहीं, यह तो दंड के पात्र है। इसने छल किया है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। सैनिकों, इसे कारागार में डाल दिया जाए। महाराज, ये तो अन्याय है। मैंने किसी भी तरह का छल नहीं किया। यह गलत है महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे बच्चों का क्या होगा? या तो तुम्हें पहले ही सोच लेना था। रामू को कारागार में डाल दिया जाता है। यह खबर रामू की बेटी को पता चलती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। जरूर महाराज से कोई गलती हुई है। बिटिया, तुम मंत्री जी से जाकर मिलो, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लीला मंत्री जी के पास जाती है। क्या हुआ बेटा, बड़ी परेशान लग रही हो? लीला ने मंत्री जी को पूरी बात बताई। यह कैसे हो गया? मैं कुछ दिनों से सभा में नहीं जा रहा था। अगर मैं वहाँ होता तो ऐसा नहीं होने देता। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं कुछ उपाय निकाल लूंगा। कुछ दिन बाद जब मंत्री जी सभा में उपस्थित नहीं हुए, तब राजा ने सबसे पूछा, बड़े दिन हो गए, मंत्री जी का कोई अता पता नहीं है। आखिर क्या हो गया है उनको? सब ठीक तो है? पता नहीं महाराज, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कई दिनों से मंत्री जी दरबार में नहीं आ रहे हैं। हमें कुछ सैनिक भेजकर पता करना चाहिए कि आखिर बात क्या है। हाँ, सैनिकों की कुछ टुकड़ी मंत्री जी के घर पर भेजी जाए और पता लगाया जाए कि माजरा क्या है। महाराज, मंत्री जी खाना बना रहे हैं। वह बोले कि खाना पक जाएगा, उसके बाद खाना खाकर आएंगे। ठीक है। इसी तरह एक दिन और बीत गया। दूसरे दिन, ये क्या मजाक है? आज भी मंत्री जी सभा में नहीं हैं। महाराज, मंत्री जी शायद आपकी बात को गंभीर नहीं ले रहे। कहीं अपने आप को आपसे बड़ा तो नहीं समझ रहे ना? अगर ऐसी बात है तो हम खुद जाकर देखेंगे कि माजरा क्या है। राजा दूसरे दिन सैनिकों के साथ मंत्री जी के घर गए। वहां जाकर देखा कि मंत्री जी घर के बाहर खटिए पर आराम से लेटे हुए थे और पास में ही बहुत लंबे डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सी आग जल रही है। मंत्री जी, ये क्या तमाशा है? तुम सभा में क्यों नहीं आ रहे? माफ कीजिए महाराज, मैं तो बस खाना पका रहा हूँ। तुम हमारा मजाक बना रहे हो? घड़े को गर्मी तो मिल नहीं रही, भला खाना कैसे पकेगा? पकेगा महाराज, पकेगा। और घड़े को गर्मी भी मिलेगी, ठीक वैसे ही जैसे महल की रोशनी की गर्मी धोबी को मिली थी। इतना सुनते ही राजा को पूरी बात समझ आ गई और वो मुस्कुराए, फिर महल की ओर लौट गए। दूसरे दिन राजा ने रामू धोबी को छोड़ दिया और उससे माफी भी मांगी तथा ढेर सारे उपहार भी दिए। इस तरह से एक बार फिर मंत्री जी की सूझबूझ से एक गरीब को न्याय मिला। मुंबई शहर में एक छोटे से इलाके में एक श्रीमंत रहता था। उसका नाम विनायक राव था। उसके घर में उसके अलावा उसकी पत्नी, जिसका नाम था कांता देवी, उनके 2 पुत्र थे, एक राहुल और दूसरा रोहित। विनायक राव चाहते थे कि उनके दोनों बेटे पढ़ लिख कर उसका नाम रोशन करे और आगे चलकर उसके कारोबार में हाथ बटाए। स्कूल का रिजल्ट का समय। विनायक भाई, चलिए मुंह मीठा करवाइए। अरे ऐसी क्या बात है भाई? लो, मुझे बताने की जरूरत है क्या? आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए ना। अरे मुझे पता ही था, हर बार की तरह इस बार भी मेरा लाडला बेटा रोहित अव्वल आया है, इसलिए मैं पहले से ही मिठाई लाया हूँ मास्टर जी। अच्छा तो लाइए, फिर मुंह मीठा करवाइए। इस बार तो रोहित ने सारे सब्जेक्ट में पहला क्रम लाया है। मुबारक हो आपको। अजी शुक्रिया, ये सब आपकी ही देन है। आपने ही इतना अच्छा पढ़ाया है। और एक और बात, यह नालायक राहुल का रिजल्ट तो बताइए जरा। हो गया है ना सब में पास कि वापिस से किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ है? लो, कर दी ना मुंह गंदा करने वाली बात।
अब तो मिठाई भी कड़वी लग रही है। क्या मतलब, वो फिर से किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ है? बच गया है वह, लाख लाख शुक्र है। लेकिन इसके मार्क्स इतने कम है कि मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। क्या रे नालायक, मैंने कहा था ना तुझसे, अगर इस बार भी तू अच्छे मार्क्स नहीं लाया तो तेरा खेल कूद का भूत निकाल दूंगा। पापा ऐसा मत कीजिए, मैंने एग्जाम के लिए दिल जान से मेहनत की थी, फिर भी पता नहीं मेरे मार्क्स इतने कम क्यों आए। दिख गई तेरी मेहनत। राहुल को पढ़ाई लिखाई जरा भी पसंद नहीं है, उसको सिर्फ रेस में दौड़ना बहुत पसंद है। और दूसरी तरफ रोहित, जो पढ़ाई में बहुत होशियार है और वो अपने पापा का लाडला है। क्या हुआ राहुल, क्यों इतना उदास है तू? वापस से तेरे पापा ने कुछ कहा है क्या? हाँ माँ, उन्होंने कहा है कि अब मेरी एथलीट बंद करवा देंगे। मैं अब क्या करूँगा? बस कुछ ही दिनों में मेरे फाइनल्स में रेस है। अगर मैं ये रेस में हिस्सा नहीं लूंगा तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ है। माँ आप कुछ कीजिए ना, मेरी मदद कीजिए ना। तू चिंता मत कर बेटा, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। तेरे पापा को मैं समझा दूंगी। थैंक यू मम्मी। राहुल एथलेटिक्स में अच्छा होने के कारण उसका स्टेट लेवल में सिलेक्शन हो जाता है, जिस वजह से वह बहुत खुश होता है। और दूसरी तरफ रोहित उससे जलने लगता है। इस वजह से वह राहुल के बारे में अपने पापा को भड़काता है, जिस वजह से उसके पापा उस पर जास्ती करते हैं। विनायक राव के मना करने के बावजूद कांति देवी राहुल को चुपके से रेस में दौड़ने के लिए भेज देती है, और यह बात रोहित को पसंद नहीं आई और वो राहुल से चिढ़ने लगता है। माँ मुझे रेस में पूरी तैयारी करने के लिए कोच की जरूरत है। माँ मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है। हाँ बेटा, ये ले। हाँ, मेरा सपना है कि तू मेरा नाम रोशन करे ताकि तेरे पिताजी को तुझ पर गर्व हो। हाँ माँ, मैं आपका सपना एक दिन जरूर पूरा करूँगा। माँ के दिए हुए पैसे से राहुल अपनी कोचिंग की फीस भरता है और उसकी रेस के लिए प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। और अचानक ही एक दिन विनायक राव और कांति देवी का एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है और राहुल और रोहित अनाथ बन जाते हैं। उनके गुजरने के ही साथ रोहित चालाकी से सारी जायदाद अपने नाम करवा लेता है। भैया अभी तो माता पिता की चिता की आग भी नहीं बुझी है और तूने पापा की खून पसीने की कमाई हड़प ली। हाँ तो तेरी हड़पने की राह देखूंगा क्या? चल निकल यहाँ से, गेट आउट। कुछ दिन बाद राहुल को कोच के द्वारा पता चलता है कि कुछ ही दिनों में रेस में सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन उसके लिए टोकन फीस भरने की आवश्यकता है। इसलिए वह अपने भाई रोहित के पास मदद मांगने जाता है। अरे वाह भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने शादी कर ली। तुमसे मतलब? रोहित भैया, मुझे रेस में हिस्सा लेना है और सिलेक्शन होने वाला है, इसलिए थोड़े पैसे की जरूरत है। क्या आप मुझे थोड़ी सी पैसों के लिए हेल्प करोगे? हाँ, राहुल के इतना ही कहते ही उसकी भाभी बोली। क्या? हाँ, यहाँ क्या भंडारा खोल रखा है कि जो भी आए पैसे ले जाए? जा जा, जब जरूरत आई तो आ गया भाई के पास, और चल तुझे पैसे दे भी दे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि तू हमें पैसे वापस लौटाएगा? अपनी ही भाभी के ऐसे बोल सुनकर राहुल वहाँ से चला जाता है। फिर वह एक होटल के पास से गुजर रहा होता है, तभी वह अपने आप से कहता है, माँ काश आप जिंदा होती तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब मैं कैसे रेस में सिलेक्शन की फीस भरूंगा। हाँ, मैं कुछ दिन तक इस होटल में नौकरी कर लेता हूँ। राहुल मन लगा के दिन में नौकरी करता और शाम को घर जाकर रेस की प्रैक्टिस करता है। सिलेक्शन का दिन, राहुल टीवी देखते हुए, या हुर्रे, मेरा सिलेक्शन हो गया। राहुल अब रेस का चैंपियन बन गया था, जिस वजह से अब इंडिया की टीम में खेल रहा था। वह अब अंतर्राष्ट्रीय कक्ष पर रेस खेल रहा था, जिस वजह से अब वह अमीर बन गया था, लेकिन उसको इस बात का जरा भी अहंकार नहीं था। लेकिन दूसरी ओर रोहित अपनी सभी जायदाद को खो देता है। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? हमारे सारे स्टॉक होल्डर्स ने अपने स्टॉक वापस क्यों दे दिए? और ये क्या, हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी डूब गए। ये क्या हो गया? हे राम, ये क्या अनर्थ हो गया? हम तो लुट गए, कंगाल हो गए। रोहित की लापरवाही के कारण उसका सारा कारोबार डूब जाता है
और इस वजह से वह बीमार रहने लगता है, जिस कारण से एक दिन उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है और उसका इलाज करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। ये क्या, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। आपका इलाज कराने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं? तभी रोहित बीमार है यह बात की जान राहुल को होती है और वह जल्द से जल्द अपने भाई के घर जाता है। भाभी, क्या हुआ भैया को और आप रो क्यों रही हो? मैं तो मर गई, बर्बाद हो गई। राहुल भैया, मुझे जल्द से जल्द पैसों की जरूरत है। अगर इनका इलाज नहीं करवाया तो इनकी जान भी जा सकती है। मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं आपको लौटा दूंगी। अरे ये कोई पूछने की बात है? रुको, मैं जल्द से जल्द भैया को अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल करवाता हूँ। अब रोहित और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह दोनों राहुल से माफी मांगते हैं। राहुल, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। हाँ देवर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने भी ना जाने आपको कितना भला बुरा कहा था और आपका तिरस्कार किया था। मुझे क्षमा कर दो। राहुल उसे माफ कर देता है। अब वह साथ में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है।